जब लोग कहते हैं कि किसानी में कुछ नहीं रखा, जब युवा खेत छोड़ शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ठीक उसी वक्त महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील के दादरी गांव के एक किसान ने चुपचाप एक ऐसा इतिहास लिख दिया जिसे आज पूरा बुंदेलखंड सलाम कर रहा है। नाम है ध्वजपाल सिंह और पहचान है बुंदेलखंड के ऑर्गेनिक खेती के पथ प्रदर्शक। करीब 25 साल पहले जब रासायनिक खाद और कीटनाशक खेती में जहर की तरह घुलने लगे थे, तभी ध्वजपाल सिंह ने एक कठिन लेकिन दूरदर्शी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अगर जमीन मां है तो उसे जहर नहीं दिया जा सकता, और यहीं से शुरू हुआ ऑर्गेनिक खेती का सफर। 8 से 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं, वो भी बिना किसी सरकारी अनुदान पर निर्भर हुए। ध्वजपाल सिंह कहते हैं, खेती घाटे का धंधा नहीं, घाटा तब होता है जब हम जमीन को झड़ दे देते हैं। आज वे सिर्फ किसान नहीं, एक आंदोलन, एक स्कूल और एक प्रेरणा बन चुके हैं। जहां लोग किसानी को छोड़ रहे हैं, वहीं दादरी गांव का यह किसान बुंदेलखंड में हर खेत को फिर से सोना उगलने वाला बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। ध्वजपाल सिंह साबित कर रहे हैं कि चाक खेती में दम है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। इस पर हमारे विशेष संवाददाता हिमांक ने उनसे बातचीत की। अक्सर आपने ये सुना होगा कि खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा, खेती बाड़ी का जो व्यवसाय है वो घाटे का सौदा है। और ये जो बातें हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से सुनी होंगी, और शायद इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। लेकिन महोबा में की कुलपहाड़ तहसील में एक दादरी गांव है जहां पर एक व्यक्ति है जो अपनी यौवन स्थिति से ऑर्गेनिक खेती कर करके और बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ हिमांक, कैमरे के पीछे है मेरे साथी शंभू। आज हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जो लगातार 25 वर्षों से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है। और इसके अलावा वो खुद नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के 200 से 250 किसानों को एक साथ एकजुट किया और ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोत्साहन किया। प्रोत्साहन के साथ साथ अच्छा खासा उन किसानों ने प्रॉफिट भी कमाया। हमारे साथ मौजूद हैं दादरी गांव के रहवासी ध्वजपाल सिंह जी। आप देख सकते हैं लगातार वो अभी भी खेती ही कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनके पास समय इतना नहीं है कि वो अपना समय जाया नहीं कर सकते हैं। नमस्कार आपका। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे ये शुरू होता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का इरादा? मेरा 2005 से ऐसा ही है। मैं जो है जैविक खेती कर रहा हूँ, और इसके बाद मुझे जो है अपने आप में एक प्रेरणा सी मिली कि जो अपनी धरती माँ है और अगर हम इसको स्वस्थ न रखें तो इसमें हमारा भविष्य जो है बच्चों का अंधेरे में है। तो मैंने 2002 से या 2000 से समझ लीजिए जैविक खेती की है। तो 2005 में ऑर्गेनिक इंडिया के साथ जुड़ करके मैंने काम किया है जैविक पे। और अभी मेरा ये चिया सीड है। ये चिया सीड है? जी, ये चिया सीड है। चिया सीड की फसल खड़ी हुई है, तो इस पर काम कर रहा हूँ अभी जी। और काफ़ी फसलें हैं मेरी, जो पेपरेटा है, एक्सपेरिमेंट है, हल्दी है और तुलसी है। ज़्यादातर ख़ास तौर से तुलसी की खेती बहुत बड़े पैमाने पे मतलब की जाती है। और मैंने कम से कम 250-300 किसानों को जागरूक किया इसमें जैविक खेती के लिए प्रेरित किया है। मैंने उनको समय समय पे गोष्ठियाँ बुलाई और मैंने उनको जो है समझाया कि देखिए भाई, जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिससे हमारा जल, जीव जंतु और ज़मीन पे पर्यावरण हमारा सुरक्षित रह सकता है, पर्यावरण दूषित ना हो, जी, स्वस्थ रहे जी। तो किसानों में वो एक उत्सुकता पैदा भई और वो किसान जो है अपना करने को तैयार हो गए। तो मेरे साथ में अभी 250-300 किसान जो है जैविक खेती में काम कर रहे हैं। और मैंने फिर अपना एक FPO भी खोला है 2021 में, बुंदेलखंड ऑर्गेनिक कॉरिडोर के नाम से है जी।
तो वो भी जैविक है। तो मैं अपना टोटली आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जी। के अपना डेडिकेटेड हैं आप। बस मेरा आपसे एक सबसे खास प्रश्न है कि आप जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जी। आप लोगों को प्रोत्साहन भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतनी कमाई हो पाती है, उतना प्रॉफिट हो पाता है? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि यदि कुछ किसान तो खाली ऑर्गेनिक करते हैं, बाकी उसमें जो है सावधानियां नहीं बरतते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूं तो जो एपिडा है, एपिडा से मेरा रजिस्ट्रेशन है, उनका जो NPOP के तहत जो उनका मानक है उसी के अनुसार मैं खेती करता हूं। तो इसमें प्रॉफिट भी अच्छी है। हमारा माल जो है देश विदेश में कहीं भी जाता है, एक्सपोर्ट होता है और हमको अच्छे पैसे मिलते हैं। आपने बताया कि मानक हैं कुछ इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि अगर कोई यंगस्टर है, युवा है और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या एहतियात बरतने चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए? जब हम कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सबसे पहले तो हमको अपने खेत की स्थिति देखना है कि हमारे खेत में किसी दूसरे के खेत का जो अनऑर्गेनिक किसान है तो उसका पानी ना आए। तो सबसे पहले हमको मेड़बंदी करना है, मेड़ लगाना होगा। मेड़ लगानी है, और इसके बाद में फिर बाड़ लगाना है। जो पेड़ पौधे हैं कम से कम 1-2 मीटर तक। कोई अगर बाहरी किसान अपने खेत में दवा छिड़क रहा है तो एक हवा के माध्यम से हमारे खेत में मतलब वो पेस्टिसाइड नहीं आ पाए। तो इसकी विशेष सावधानियाँ है। जो हमारा ट्रैक्टर है या किसी अनऑर्गेनिक किसान के यहाँ जुताई करने गया है, वहाँ से आके हम अपने खेत में डायरेक्ट नहीं लगा सकते उसको। इतनी ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ता है। इसमें जो है हमको NPOP के तहत जो है हमारे बड़े सावधानी का काम है। उसमें पूरे उनके नियम है जो, और नियम के आधार पे तब जो है हम अपनी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और तभी हम जो है अपना माल अच्छे पैसों में बेचते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग हम जो परंपरागत हमारी खेती करने की तरीका है, अगर हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाते हैं तो हमारे भारत में फूड क्राइसिस, फूड की कमी, अनाज की कमी होने की कभी शुरू हो सकती है क्या? हाँ, मतलब ऐसा है कि थोड़ा बहुत शुरुआत में अंतर पड़ता है। ये देखिए मेरे खेत में 1 ग्राम जो है कोई ना तो फर्टिलाइजर डाला है जी, ठीक है, ना कोई ऐसा केमिकल डाला जाता है। सिर्फ जो मेरे पास जानवर हैं, एक तो जानवर रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम जो है ऑर्गेनिक खेती करेंगे या प्राकृतिक खेती करेंगे उसके तो फर्टिलाइजर इसके लिए हमको जो है खाद बनाने के लिए, जैसे हम जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये खाद बनाएंगे तो उसके लिए 1-2 गाय बहुत ज़रूरी है हमको। अगर हमारे पास जानवर नहीं है तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। सबसे पहले तो हमको अपने जानवरों को रखना है, उन्हीं से जो है खाद बना के और अपना डालना है। और हरी खाद भी लगाते हैं, तो हरी खाद से भी हम अपना जो है जैविक खाद दे सकते हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि परंपरागत कृषि योजना और ऐसी कई योजनाएं हैं। एक योजना के तहत मैंने जहां तक पढ़ा है 37,000 पर हेक्टेयर जो अनुदान होता है सरकार की तरफ से वो मिलता है। हाँ। आपको वो मिला कभी? नहीं, अभी ये तो ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन हमको अपने KVK के माध्यम से जो है प्राकृतिक खेती के लिए हमको जो ड्रम वगैरह है जो जीवामृत बनाने के लिए, तो ये कुछ सामान ऐसा मिला है, तो हम अपना बना करके और उसका भी प्रयोग करते हैं। जीवामृत है, घन जीवामृत है, 10 पर्णी अर्क है। यदि कोई हमारी फसल में कीड़ा लगते हैं तो हम उसको भी बना करके और अपने खेत में। ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार से आपने किसी भी तरीके की ऐसी खास मदद नहीं ली है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और खुद की दम पे आपने लगभग कितना एरिया है जिसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं? अभी ये 5 एकड़ है जो इस फार्म में अपन लगे खड़े हैं। तो और टोटल का है? टोटल कितने? 15 एकड़ में कर रहा हूँ। 15 एकड़ में कर रहे हैं? 15 एकड़ में। साल भर में कितना मुनाफा है? साल भर में ठीक ठाक हो जाता है लगभग लोगों को पता चले तो वो भी प्रोत्साहित हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। लगभग मैं 8-10 लाख रुपए उससे बचत कर लेता हूँ। सेविंग और उसी से मैंने सब कुछ किया है। जब से मैं जो है ऑर्गेनिक खेती की है और ऑर्गेनिक इंडिया से जुड़ा हूँ, तो उसी से मैंने बहुत कुछ किया है।
ये और आपने मैंने नहीं, बल्कि पूरे जो किसान हमारे जुड़े हैं आसपास के क्षेत्र के किसान ने, जो छोटे छोटे से किसान थे हैं, तो उसमें और सबसे बड़ी बात एक हुई है कि जो मजदूर पलायन करते थे यहाँ तो मेरे यहाँ काम रहता है। जो हम जैविक खेती करते हैं तो उसमें निराई गुड़ाई बहुत नीड सारी नीड होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि पलायन रुक गया है, ज़्यादा पलायन नहीं करता है यहाँ का आदमी जो यहीं पे खेतों में काम करता है, और हमको भी फ़ायदा होती है और वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे घर पे हैं। तो आपने सुना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और लगभग हर साल 8 से 10 लाख का प्रॉफिट कमा लेते हैं। आज के समय में जो युवा बड़े शहरों में नौकरी करने जाते हैं उनको 8 से 10 लाख का पैकेज भी नहीं मिल पाता है। और जो यहाँ पर हमारे साथ ध्वजपाल सिंह जी हैं वो हर साल प्रॉफिट कमाते हैं, सब कुछ काट पीट के जो भी इनका लगता है इनपुट्स वगैरह उसके साथ में प्रॉफिट कमाते हैं। साथ में उन्होंने बताया कि यहाँ से जो माइग्रेशन है, पलायन है युवाओं का, वो भी रुक रहा है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ जी। आप लगभग कितने उम्र के हैं अभी? मैं 60 साल का हूँ। 60 के हैं आप जी। आपने कितने साल से खेती कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक? मैं लगभग 25 साल से तो कर रहा हूँ। मतलब 2000 से कर रहे हैं? 2000 से कर रहा हूँ। युवा अवस्था थी जब आप? जी बिल्कुल। आपको ये नहीं लगता है कि एक समय था जब एक बाप अपनी बेटी को किसान के यहाँ देने में बड़ा गर्व महसूस करता था जी। और आज का समय है कि एक बाप अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं सोचेगा कि वो किसान के घर में जाए। तो आपने भी अपने समय जब शुरू किया, युवा अवस्था थी, और आज के टाइम पे जो युवा है तो वो युवा कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़ सकता है, क्योंकि जब उसका आगे की जो फ्यूचर होगा वो एक तरीके से अंधकार हो जाएगा। जो युवा है उसको एक दिन अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है जैसे एक बच्चा जो है माँ के पेट में पल रहा है जी, और उसको जो माँ जो है उसका भोजन लेती है तो बच्चे को भी जाता है। तो जब हमारी माँ कुपोषित हो जाएगी तो हमारा बच्चा भी कुपोषित होगा जी। और जब हमारा बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तो उसकी नाल जो है काट दी जाती है, क्योंकि वो अब जो है माँ से भोजन ले रहा था, अब वो अपनी धरती माँ से भोजन लेगा। और जब हम अपनी धरती माँ को कुपोषित रखेंगे तो हम आपका स्वाभाविक है कि जो है कुपोषित रहेंगे, कई बीमारियाँ आएंगी। अब पहले गांव में कोई शुगर नहीं जानता था, कैंसर नहीं जानता था, अब हर गांव में हर घर में एक आदमी की शुगर वाला है, एक आदमी 50 लोगों के बीच में एक कैंसर वाला है। तो ऐसी समस्याएं बहुत सारी आ गई हैं और हमको जो है युवा पीढ़ी को यही है कि हम ज़्यादातर अपने ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती पे ध्यान दें और अपनी धरती माँ को स्वस्थ रखें और आप भी स्वस्थ रहें, पूरा हमारा भारत देश स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है सभी किसानों से। आपने कैंसर की बात करी तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बता देता हूँ। एक हाल में ही रिपोर्ट आई थी कुछ महीने पहले, उसमें ये सामने आया है कि आने वाले 2040 तक भारत की लगभग 40% जो जनता है वो कैंसर जैसी महामारी से कुपोषित हो जाएगी। महामारी के कैंसर से ग्रसित हो जाएगी। और अगर 40% भारत की जनता कैंसर से ग्रसित हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत का जो बल है वो ऑलमोस्टली ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ ध्वजपाल सिंह जी, जो महोबा ज़िले की कुलपहाड़ तहसील के दादरी गांव में लगभग 15 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग बीते 20 से 25 सालों से कर रहे हैं और जिन्होंने बताया कि लगभग वे हर साल 8 से 10 लाख रुपए प्रॉफिट कर लेते हैं। मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूँ, हमें परंपरागत खेती तो करनी चाहिए, परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ ज़मीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करनी चाहिए ताकि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो संवर सके। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे और सुरक्षित नहीं होंगे तो हम अपना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। और भारत का ये स्वप्न है कि हमें
2047 जब हम 100 साल अपनी आज़ादी के पूरे कर रहे हों, तब हमें डेवलप्ड नेशन में अपनी गिनती करनी है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। ऐसी ही खबरों के लिए आप जुड़े रहें महोबा न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खैरियत से रहें।